इनको जब सर्वाइकल था तब मैंने योग सिखाना शुरू किया था इनको। मैंने कल पूछा, मैंने कहा सर्वाइकल कैसा है? बोले तो सर्वाइकल कहाँ है? बैठे बैठे बसी उठी। आदरणीय श्री प्रचंड जी का, माधव नेपाल जी सहित सबका एक बार जोरदार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तालियां बजाने से ना आपका उपचार भी हो जाता है और अतिथि का सम्मान भी हो जाता है। सत्कार, उपचार और सत्कार दोनों साथ साथ हो सकते हैं। हाथ लगी, मैंने कहा ये आदमी तो बड़ा जोरदार है। तो मुझे नहीं पता था ये जो जिस प्रचंड, जो एकदम प्रचंड भाषण देता वो कभी मेरे बगल में बैठे। तो ओ बड़े खतरनाक हुंकार भरा करते थे, तो हम लोग भी उसी हाँ ये बात तो ठीक है, ये बाहर से जितने प्रचंड दिखते हैं उतने इनका हृदय बड़ा कोमल है। रामदेवसँग मेरो सान्निध्यता भयो, नजिकै भयो, छलफल गर्न थाल्यौं। कता कता पहिला त लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला, अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ होला, तर छलफल गर्दै जाँदा, संगत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण मेरो निकटता पनि त्यसरी नै बढेर गयो। यो टिभी च्यानल सुरुमा, ताली बजाएर हामीले उहाँलाई त्यो गरौँ। चाहनुहुन्छ सबैलाई जो सल्लाह बढाएर अलिकति त्यो गरिदिनुहोस्। हमारे मंच पर सभी जो मुझसे, पूज्य आचार्य श्री से, पतंजलि योगपीठ से जो अत्यंत प्रीति करते हैं, सब महापुरुष यहाँ मंच पर दाई बाई हो रहे हैं। एक बार सबका जोरदार करताल ध्वनि से प्रथम तो बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज यह हमारा नेपाल राष्ट्र का तो मीडिया है ही पूरा। आज धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दृष्टि से इस राष्ट्र को नया आरोहण देने के लिए दो धार्मिक चैनल, आस्था नेपाल और पतंजलि नेपाल, दो चैनल भी आज शुरू होने वाले हैं। और यह पतंजलि योगपीठ का सेवा का विस्तार, ये सामने आप भवन देख रहे हैं, दाहिनी ओर भवन देख रहे हैं। इसके अलावा धूलीखेल में बहुत बड़ा सेवा का विस्तार हो चुका है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, अनुसंधान की। और एक तरह से भारत में जैसे हमने काम किया योग को लेकर, आयुर्वेद को लेकर, सनातन संस्कृति के वैज्ञानिक मूल्यों को लेकर के, भारत के बाहर सबसे बड़ा विस्तार पतंजलि की सेवाओं का किसी राष्ट्र में है तो वो नेपाल राष्ट्र है। और योग तो यहां जनव्यापी है, कोई गांव ऐसा नेपाल का नहीं है जहां पर हमने योग की धारा को, प्रवाह को न पहुंचाया। और इसमें संगठन के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी देखो, हमारा कोई औपचारिक, कोई अनौपचारिक नहीं होता, इसलिए अब हमारे आस्था नेपाल से लेकर के, पतंजलि नेपाल से लेकर के, जिसको भी लाइव दिखाना है सब दिखाओ, खूब आनंद करो, मस्ती करो। और एक बार मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, बोले पशुपतिनाथ भगवान की, नेपाल आमा को। तो हम तो विधिवत ऐसी शुरुआत कर दें, तो औपचारिक शुरुआत बाद में होती रहेगी। हम तो जो बोलते हैं, जहाँ वो एक फिल्मी डायलॉग लोगों ने बना रखा, बोलो हम जहाँ से चलते वहां से दुनिया शुरू होती। तो हम कोई औपचारिक अनौपचारिक नहीं होते, हम तो एक एक पल योग के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सेवा के लिए, मानवता के लिए जीते हैं। और अपने सन्यास धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने स्वदेशी धर्म को और अपने ऋषि धर्म को प्रामाणिकता से निभाते। और आप सबको भी निभाना है, क्योंकि हमारा राजनीतिक रूप से देश अलग हो सकता है,
दो देश हो सकते हैं, भारत और नेपाल, लेकिन हमारे पूर्वज एक, हमारे पूर्वजों की संस्कृति के एक है, हमारा धर्म अध्यात्म एक, हमारे मूल्य एक, हमारे सिद्धांत एक है। और उन्हीं एकता के मूल्यों पर चल करके, जैसे देखो, मैं एक बात तो ये भी कहता हूं कि मेरा राजनीतिक जो एक रूप से ना किसी को सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आप किस देश के सिटीजन हो, कहीं जाना हो तो उसके लिए पासपोर्ट, वीजा आदि जरूरत पड़ती है, भले ही, और ये भगवान का विधान है, भले ही मैं भारत का राजनीतिक हूं, राजनीतिक दृष्टि से वहां का नागरिक हूं, राजनीतिक दृष्टि से भले ही मैं भारत का नागरिक हूं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण विश्व नागरिक है, वर्ल्ड सिटीजन। और इसमें यही हमारी संस्कृति प्रकृति हमें सिखाती है। खैर, तो आज एक भारत का नहीं, एक विश्व का नागरिक आपसे बात कर रहा है, इस रूप में बात कर रहा है कि हम सबको मिलजुल करके इस अपने सनातन मूल्यों के आधार पर अपने आप को ऊंचा उठाना है, देश को ऊंचा उठाना है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्रद्धेय आचार्य श्री के साथ उनका आगमन हो रहा है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। एक बार सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के जोरदार करताल ध्वनि से, और हम हमारे प्रधानमंत्री जी भी अभी आ ही रहे हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री पुनः उनकी आगवानी के लिए उधर जा रहे हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था, स्वामी रामदेव एक वर्ल्ड सिटीजन है, श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी एक वर्ल्ड सिटीजन है। और एक बात मैं बहुत कृतज्ञता के साथ कहना चाहता हूं, जितना लोग मुझे भारत में प्यार करते हैं, कहीं उससे कम नहीं, उससे ज्यादा ही हो सकता है नेपाल में भी सारा नेपाल प्यार करता है। उसके लिए आपको मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। और मैं यहां श्रद्धेय आचार्य श्री के जो पितृभूमि है, माता पिता, और ये गौरव इस राष्ट्र को, पूरी मानवता को जिससे मिला, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री का जो पुण्य भूमि है वो भरुआ में आज से लगभग 30 साल पहले माया। तो श्याम जा पता नहीं कहां से कहां हम गए थे, हमको ये नहीं पता। और रास्ते में बस रुका तो हम यूरिन करने के लिए उतर गए कहीं जंगल में, वो बस छोड़ के हमको आगे निकल गए। अब हमको ये नहीं पता कि हमको जाना कहीं, आचार्य जी भी आगे, बस भी आगे, हम पीछे सड़क पे देख रहे कि हम आ कहां गए। 30 साल पहले जब कोई मुझे नहीं जानता था, तब भी नेपाल से प्रेम था, और आज नेपाल सारा मुझे जानता है, तब वो प्रेम और बढ़ गया। और मैं यहाँ आया तो धूलीखेल में बहुत बड़ा 1 लाख के लगभग लोगों का आयोजन हुआ, बड़ा शिविर था। हमको उस समय जो भी राजनीतिक कारण थे, हमको पहली बार पता लगा किसी को नजरबंद करते हैं। हमने कहा भैया तुम अभी भारत के सन्यासी को नहीं पहचानते हो, सन्यास धर्म को नहीं पहचानते हो, हमको नजरबंद मत करो। हमने कहा हम तुम्हारी नजरों के सामने ही वहीं पहुंच जाएंगे। तो लेकिन जो भी हुआ उस समय एक पॉलिटिकल ड्रामा, और उस समय से एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, यहाँ अलग अलग हर देश का एक अपना राजनीतिक उसका स्वातंत्र्य है, उसके अपना संविधान है, उसके अपने नियम है, कानून है, मैं सबको आदर करता हूं। लेकिन नेपाल की कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, पतंजलि के प्रति सारी राजनीतिक पार्टियों की श्रद्धा है, इसके लिए मैं सारी राजनीतिक पार्टियों का भी अभिनंदन करता हूं।
और सब पतंजलि के साथ अलग अलग वो एक अलग मैकेनिज्म है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, किस तरह से देश में चुनाव की प्रक्रिया, और हम तो राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से नेपाल को बहुत सुदृढ़ देखना चाहते हैं। जैसे हमने भारत में आत्मनिर्भरता की और स्वदेशी से स्वावलंबन की अलग जगाई, वही कार्य आप देख रहे हैं हमने नेपाल में भी शुरू किया। पतंजलि के अधिकांश उत्पाद नेपाल से ही तैयार हो, यहाँ लोगों को रोजगार मिले, स्वावलंबन मिले, और यहाँ का इस देश का आर्थिक जो समृद्धि में हम अपना योगदान दे पाए, वो हमने शुरू कर दिया। अभी पतंजलि की 500 से अधिक जो दिव्य औषधियां हैं, मुक्तावटी, मधुनाशिनी और नई अभी सैकड़ों औषधियां तो अभी नई बनाई हमने। इसके लिए मेधावटी के साथ साथ न्यूरोग्रिड के साथ साथ मधुग्रिड और बीपी ग्रिड और ऑर्थोग्रिड, सोरोग्रिड, थायरोग्रिड, प्रोस्टोग्रिड, ऐसे सैकड़ों औषधियां भी अगले वर्ष तक नेपाल में ही सैकड़ों औषधियां यही बनाना शुरू कर देंगे। इससे कि यहाँ के वन संपदा का और यहाँ के अलग अलग स्वावलंबन का एक नया दौर शुरू होगा। तो ये भी काम करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ केवल सामान बनाने का ही काम नहीं कर रहे, वो तो बना ही रहे। आज पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड है, और पतंजलि आयुर्वेद नेपाल और दिव्य फार्मेसी नेपाल, वह भी अपने आप में लोगों का बहुत बड़ा उसमें विश्वास है। और इस विश्वास को और ज्यादा मजबूती देने के लिए तो हम सामान बनाना, औषधि बनाना, उससे लोगों का उपचार करना। देखो, कोई भी काम करते हैं तो अक्सर लोगों के सामने एक नजर रहती है, किसके लिए कर रहे हैं। हम सामान बनाने के लिए सामान नहीं बनाते, हम व्यापार के लिए सामान नहीं बनाते, कारोबार के लिए सामान नहीं बनाते। हमने शून्य से यात्रा शुरू की है। एक अनपढ़ माँ बाप के घर से पैदा होकर के, चाहे मैं एक हिंदुस्तान के छोटे से गांव से निकला, या पूज्य आचार्य श्री को आप देखें, वो भी गांव की भाषा में एक छोटा सा जमींदार का लड़का आपके सामने खड़ा है, जिसके पास 3, 4, 5 एकड़ जमीन थी। एक छोटा सा चौकीदार, पूज्य आचार्य श्री के पिता श्री चौकीदारी करते थे, जैसे हमारे बहुत से नेपाल के भाई करते। एक छोटे से चौकीदार का, एक छोटे से जमींदार का बालक निकला अपने गांव से, अपने घर से, एक संकल्प के साथ कि हमें दुनिया के लोगों का उपचार करना है, उपकार की भावना से काम करना है। और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा योग का, आयुर्वेद का ब्रांड यदि किसी ने खड़ा किया तो पतंजलि ने खड़ा किया है। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा पूरी दुनिया के। और किस भावना से? लोगों के उपचार की भावना से, लोगों के उपकार की भावना से। स्वामी रामदेव का कोई बैंक अकाउंट नहीं, सिंगल पैनी, हिंदी भाषा में बोलते हैं फूटी कौड़ी भी नहीं, 1 इंच जमीन नहीं, जो कुछ किया। और यहाँ पर भी मैं बोल रहा था, जब पहला हमने शिविर लगाया उससे लेकर के अब तक यहाँ के लोगों ने हमें करोड़ों रुपए दान किए, सैकड़ों करोड़ रुपए हमने भारत से यहाँ पर लगाया। स्वामी रामदेव 1 रुपए नेपाल से लेकर के हिंदुस्तान नहीं गया, आपके सामने खड़ा हुआ और प्रामाणिकता से इस बात को कहा। यहाँ से बहुत से साधु संत महात्मा आते होंगे कहीं से भी, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा जरूर लेके जाते हो। साधु और दक्षिणा ना ले, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी साधु संत आते होंगे, दक्षिणा लेकर के जाते होंगे, लेकिन स्वामी रामदेव ने तन मन धन से, अपने जीवन से, अपने कर्म से इस नेपाल भूमि की सेवा की। और करोड़ों रुपए, चाहे वो पतंजलि का आयुर्वेदिक कॉलेज है, चाहे वो पतंजलि योगपीठ अभी जहां हम खड़े हैं, चाहे धूली खेल में है, और अभी तो इस देश में, नेपाल देश में शिक्षा और संस्कार की एक नई अलग जगाने के लिए जो हम पतंजलि गुरुकुलम और आचार्य कुलम के माध्यम से, पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से भारत में सेवा कर रहे हैं,
ऐसे ही नेपाल राष्ट्र में एजुकेशन की बहुत बड़ी सेवा पतंजलि शुरू करने वाला है। मैंने आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमारे प्रचंड साहब के साथ साथ जो भी यहाँ के तंत्र में व्यवस्था में लोग हैं उनसे भी बात की है, और इस भावना के साथ कि यहाँ बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, यहाँ जिस बच्चे के पास थोड़े से पैसे होते हैं, कोई भारत चला जाता है पढ़ने के लिए, कोई ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, कोई यूरोप चला जाता है, कोई यूके यूएसए, कोई कनाडा, कहीं ना कहीं बाहर ढूंढते हैं, कोई छोटे छोटे और देशों में चला जाता है, किसी को मेडिकल की एजुकेशन लेनी, किसी को इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेनी है। हम एजुकेशन का भी देश का, नेपाल देश का सबसे बड़ा केंद्र पतंजलि की तरफ से बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसको बना करके दिखाएंगे और यहाँ के लोगों की सेवा करेंगे, यहाँ के लोगों को उबारेंगे इस संकल्प के साथ, क्योंकि हमको भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो सेवा के लिए दिया, और हेल्थ में एक बड़ी सेवा पतंजलि करने वाला है, उसको हम करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। एजुकेशन में बड़ी सेवा, और इसके साथ साथ इस राष्ट्र को आगे ले जाने का काम, वो भी बहुत बड़ा काम है। नेपाल राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसको भी आगे ले जाने के लिए सबको एक सूत्र में बांधना। नेपाल के सामने जो आगे आर्थिक चुनौतियां हैं, आर्थिक प्रश्न हैं, बहुत सारे सामाजिक प्रश्न हैं, कृषि की को, एग्रीकल्चर को कैसे उठाना, इंडस्ट्री को कैसे यहाँ पर बढ़ाना, बहुत सारी चीजें। उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता। जातपात बहुत मानते हैं, अभी भी मानते हैं, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र, ये ऊंचा, ये नीचा, ये छूत, ये अछूत, ये कैसे हो सकता है? तो इस एक बार बहुत बहुत अभिनंदन जी, अभी मैं जिनका नाम ही ले रहा था, आगे प्रचंड साहब का भी हमने कल ही कहा था कि आपको भी आना है थोड़ी देर के लिए, सही आप आए, तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपका भी अभिनंदन। मीडिया का साथीहरू पहिला भवन उद्घाटन गर्ने माथि इनको जब सर्वाइकल था तब मैंने योग सिखाना शुरू किया था इनको। मैंने कल पूछा, मैंने कहा सर्वाइकल कैसा है? बोले तो सर्वाइकल कहाँ है? बैठे बैठे बसी बसी उठी आदरणीय श्री प्रचंड जी का, माधव नेपाल जी सहित सबका एक बार जोरदार फिर से बहुत बहुत अभिनंदन है। तालियां बजाने से ना आपका उपचार भी हो जाता है और अतिथि का सम्मान भी हो जाता है। सत्कार, उपचार और सत्कार दोनों साथ साथ हो सकते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं दो शब्द बड़ा प्रयोग करता हूं, विकल्प रहित आचार्य श्री। तो दो शब्द मैं बड़ा बोलता हूं, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या बोला? विकल्प रहित संकल्प। ये प्रचंड जी का नाम से इसलिए नहीं बोल रहा, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तभी जाकर के जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो आज ये नव भवन का उद्घाटन श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे प्रधानमंत्री जी सब यहाँ पर आ गए हैं। तो नव भवन का हम सोच रहे हैं कि हम यहीं बैठे रहें तो ठीक है, तो उधर जो है शिलापट्ट में अभी कुछ नाम लिखे गए, अभी शिलापट्ट भी दूसरा बनाना पड़ेगा, जो कोई नाम छूट गए तो दूसरा बना देंगे, शिलापट्ट में क्या लगता है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है आज के इस आयोजन के लिए, आज की इस सुहानी सुबह के लिए। देखो रात को ठंड होती है, तेज धूप लगे तो थोड़ा सा अनकंफर्ट होता है, लेकिन भगवान ने ऐसा वातावरण बनाया हुआ है, ना ठंड है ना गर्मी है, यहाँ पूरा प्रचंड आनंद है। तो आइए एक बार इस आनंद को अनुभव कीजिए। और मैं कह रहा था आपसे, अभी तो बहुत सेवा करनी है, नेपाल को सामाजिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बांधना,
और मैंने कहा जो आर्थिक, राजनीतिक, बाकी यहाँ के एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के और अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रगति के सोपान चढ़ने हैं नेपाल राष्ट्र को, वो तो सबको पुरुषार्थ करना है। और उसमें मैंने कहा मैं तो वर्ल्ड सिटीजन हूं, मैं भी करूंगा। और इस नेपाल को आगे ले जाने में, नेपाल की एकता, अखंडता, संप्रभुता और इसकी समृद्धि के लिए, इसकी खुशहाली के लिए पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी और स्वामी रामदेव सहित पतंजलि योगपीठ और पतंजलि के लाखों यहाँ पर कार्यकर्ता हैं। 77 जिलों में 70,000 से ज्यादा तो वो प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं जिनको मैंने हरिद्वार में बुला करके अपने हाथों ट्रेनिंग दी है। वहां पर 10,000 से ज्यादा लोगों का रहना सहना, खाना पीना की सब व्यवस्था है। वहां पर आपने तो आकर के देखा है। और यहाँ मंच पर लगभग 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पतंजलि को अपनी आंखों से देखा हुआ है, पूरे पतंजलि की सेवा के इस विस्तार को। और अब जो मैं बात अब जो है आदरणीय प्रचंड जी के आने से पहले कह रहा था कि सांस्कृतिक एकता, पतंजलि में हम कोई जात पात नहीं मानते। हम कहते हैं सब एक ईश्वर की संतान। क्या है, बोलो सब एक, अरे जोर से तो बोलो, सब एक ईश्वर की, सब एक ईश्वर की संतान, सब एक पूर्वजों की संतान, सब एक ही प्रकृति की संतान, एक ही धरती माता की संतान। राजधानी के रूप में नेपाल की पहचान हो, ऐसा पूरा पुरुषार्थ हम कि सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र नेपाल बने। बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत है हमारे पास। और जितने भी यहाँ पर राजनीतिक दलों के लोग हैं, और अभी माधव नेपाल जी तो चले गए, प्रचंड जी को तो ये प्रचंड जी का जब ये बड़े खतरनाक भाषण दिया करते थे तब मैंने एक दिन वो मेरे कैसेट हाथ लगी, मैंने कहा ये आदमी तो बड़ा जोरदार है। तो मुझे नहीं पता था ये जो जिस प्रचंड, जो एकदम प्रचंड प्रचंड भाषण देता वो कभी मेरे बगल में बैठे। तो वो बड़े खतरनाक हुंकार भरा करते थे। तो हम लोग भी उसी हाँ, ये बात तो ठीक है। ये बाहर से जितने प्रचंड दिखते हैं ना, उतने इनका हृदय बड़ा कोमल है। तो एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन अपना। और हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही एक तरह से साधु स्वभाव, देखो ऐसा एक तरह से राजनीति में एक राजयोगी जैसे हैं। तो एक बार प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन। ऐसा बहुत साधु स्वभाव, और कि नेपाल के लिए अच्छा हो, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी दृष्टियों से एक एकता, अखंडता, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र बने, उसके लिए बहुत पुरुषार्थ करते हैं। और आज हमारे उपेंद्र यादव साहब, ये भी हमारे प्रखर शिष्य हैं, और जो है वैसे भी बड़ा मजबूत है, और राजनीतिक मजबूती की प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करते हैं। तो उपेंद्र यादव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे रामदेवसँग मेरो सान्निध्यता भयो, नजिकै भयो, छलफल गर्न थाल्यौँ। कता कता पहिला त लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला, अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ होला, तर छलफल गर्दै जाँदा, सङ्गत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ। त्यसकारण मेरो निकटता पनि त्यसरी नै बढेर गयो। म उहाँप्रति विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। कुन अर्थमा भने उहाँले योगलाई एउटा नयाँ क्रान्ति मार्ग प्रदर्शन गर्नुभयो र योगको माध्यमबाट आरोग्यतिर, निरोगितातिर पुरै समाजलाई लैजाने अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो र आरोग्यताबाट एउटा उद्योगतिर, एउटा महान उद्योग सञ्चालनतिर, उत्पादन वृद्धिको महाअभियान पनि सञ्चालन गर्नुभयो। योग मूलकै उद्योग, त्यसकारण 3 in 1 बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण 3 in 1 हुनुभयो। हिजो बेलुका हामी थोरै कुरा गऱ्यौँ नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनको लागि हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आचार्य बालकृष्णले अलि विस्तारपूर्वक मलाई भन्नुभएको छ र एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरा भएको छ। म उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपालको
समग्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकासमा उहाँहरूको योगदान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, नेपाल हिमालको काखमा छ र यहाँ यस्ता अमूल्य जडीबुटीहरूको भण्डार हो। म हरिद्वार गएँ, बाबाजीको सबै त्यहाँका कार्यक्रमहरू हेरेँ र मलाई हात समातेर उहाँले एउटा ठुलो स्टोर भण्डार गरेको ठाउँमा लैजानुभयो, हलमा। त्यहाँ जडीबुटीको चाहिँ जखिरा जस्तै थियो। यो सब नेपालबाट आएको भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो। अब नेपालमै यस्तै उद्योग खोल्नुपर्छ भनेर पनि भन्नुभयो। यो प्रेरणा पनि मैले महत्त्वपूर्ण ठान्छु। हामी कहाँ अहिले जस्ता अमूल्य जडीबुटीहरू छन् तिनको प्रशोधन गर्ने, त्यसबाट आरोग्यताको एउटा नयाँ अभियान सञ्चालन गर्ने आवश्यकता छ। मैले अहिले धेरै कुरा भन्दा पनि आज पतञ्जलि योगपीठको तर्फबाट भवन एउटा उद्घाटन भयो, अनि समृद्धि कार्डको उद्घाटन भयो, 2टा टिभी च्यानलको उद्घाटन भयो। आफैमा यो एउटा धेरै दूरगामी महत्त्वका कार्यहरू आज सम्पन्न भएको छ। यसको लागि यसले नेपाली समाजमा पनि, हामी नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि एउटा नयाँ प्रेरणा, नयाँ ऊर्जा प्राप्त भएको छ। यसको लागि फेरि म बाबा, आचार्य र योगपीठसँग सम्बन्धित सबै पदाधिकारीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै र यी उद्घाटन भएका सबै कार्यक्रमहरूको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। सम्माननीय प्रधानमन्त्री जो इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउवाज्यू, मञ्चमा आसीन पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्ड ज्यू, नेपाली कांग्रेसका सभापति पो भनेछ तपाईँ, यो भविष्यको हो कि हाम्रो रामचन्द्र, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई चिसो पस्न बेर छैन, रामचन्द्र पौडेलज्यू लगायत सबै मञ्चमा आसीन हुनुभएका अतिथि महानुभावहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, योग साधनामा लीन हुनुभएका सबै योग साधक र साधिकाहरू र उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरू, म यहाँसँग क्षमा माग्न चाहन्छु। मैले 11 बजे यहाँबाट हिँड्नु पर्नेछ एयरपोर्ट र मेरो बाहिरको प्रोग्राम भएको हुनाले मैले नबोलेर जाउँ भनेको मान्नु भएन हाम्रो स्वामी रामदेव महाराजजीले। उहाँसँग पुरानो सम्बन्ध छ, सम्बन्ध जोडिएको छ रामदेव महाराजजीसँग, बालकृष्ण आचार्यज्यूसँग। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँहरू दुवैलाई मैले स्वागत गर्ने मौका पाएको थिएँ र सँगसँगै यो उहाँहरूको अभियानलाई अघि बढाउनका लागि मैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग पनि पुर्याएको थिएँ। मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे स्वामी रामदेव महाराज जी, मैं कह रहा था कि आप और हमारा संबंध बहुत पुराना है, घनिष्ठ है। घनिष्ठ ही नहीं, मैं इस बात को भी चर्चा करना चाहता हूँ कि मैंने मेरो घरमा हाम्रो शालिग्राम सिंहज्यूले र अरू विभिन्न योगको क्लासहरू खोल्दाखेरि म पलेथी कसेर बस्न सकिनँ थिएँ। याद छ शालिग्राम जीलाई? मैं पलेथी कस के मैं नहीं बैठ सकता था, मैं पैर को आगे बढ़ाता था। कोई भी धार्मिक प्रोग्राम में गया तो पैर सीधा आगे, सब कोई पलेथी कह के बैठ रहे हैं, मैं तो नहीं, क्योंकि मेरा पैर का कुछ प्रॉब्लम था। तो इसको धन्यवाद दूं, मैं कोविड को धन्यवाद दूं या योगा को धन्यवाद दूं? कोविड की वजह से मैंने पूरा अभ्यास शुरू किया, योग और ध्यान, और इस दोनों के प्रयत्न से, मेरी अपनी कोशिश से, हालांकि मैंने फिजियोथेरापिस्ट से भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन जब योग और ध्यान में जब मैं केंद्रित हो गया, पैर तो ठीक हो गया। अब तो वो पलेथी कसेर बस्न सक्ने रहेछ।
नभए कति गाह्रो हुन्थ्यो भन्दाखेरि ठुल्ठुला यज्ञ महायज्ञमा गएको छु, अनि कि त कुर्सी ल्याएर कुर्सीमा बस्नु पर्यो, कि तल दुईटै खुट्टा सामुनेमा दर्शकहरूको सामुमा त्यसै बस्नुपर्ने हो। त्यसपछि अहिले ठिक छ, तर पनि अहिले छुटेको छ व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि। म यति भन्न चाहन्छु कि योग साधनाको बेग्लै महत्त्व छ। योगको हामी सबैले अभ्यास गर्नुपर्दछ। स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउनका लागि पनि आवश्यक छ, ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि पनि आवश्यक छ, मिसनमा सम्पूर्ण रूपमा आफूलाई समर्पित गर्न पनि आवश्यक छ। जुनसुकै पेसा व्यवसायमा अध्ययनमा तपाईँ लाग्नु भएको छ, खोज र अनुसन्धानमा लाग्नु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि सम्पूर्ण तपाईँले ध्यान केन्द्रित गर्नका लागि योग र ध्यानको ठुलो महत्त्व छ। यस अर्थमा यो पतञ्जलि योगपीठको यो जुन आश्रम जसरी अगाडि बढिरहेको छ र यसले दिनदिनै विस्तार गरिरहेको छ, विशाल भवन हामी देखिरहेका छौँ। समृद्धि कार्डको एउटा विशेष कार्यक्रम पनि आज सुरु हुन गइरहेको छ। यसको निम्ति म स्वामीजीलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो आचार्यज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईहरुले नेपाललाई माया गर्नुभएको छ, नेपालीहरूलाई सम्मान गर्नुभएको छ, नेपालीहरूको आयु बढोस् र उनीहरूको जुन सभ्य लामो सभ्यता छ, राम्रो संस्कार छ, राम्रो संस्कृति छ, राम्रो परम्परा छ, त्यो निरन्तर अगाडि बढोस्, नेपालीपनको प्रभाव संसारभरि फैलियोस्, उच्च सगरमाथा जस्तै जसरी पनि सधैँभरि सिट ठाडो पारेर उभिन सकियोस् भन्ने तपाईँहरूको सद्भाव, त्यसको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, यो कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा सफल हुनुपर्दछ। हामी नेपालीहरू तपाईँहरूसँग धेरै ठुलो आशा गरेका छौँ। मैले यो कोरोनाको सिलसिलामा पनि पठाइएको धेरै औषधि लिएँ, धेरै खाएँ मैले, त्यो कोरोनिलदेखि लिएर अनेक खालका, अहिले पनि म अनेक चीज़हरू लेने गर्दछु, सबैको नाम भन्न चाहन्ना। मैं लेता हूँ, डेली लेता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास ज़्यादा प्राकृतिक चिकित्सा में है और जो है आयुर्वेदिक में भी है, आयुर्वेदिक में है, कुछ हद तक होम्योपैथ में भी है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सालय, आयुर्वेदिक चिकित्सालय और होम्योपैथ का भी व्यापक प्रयोग किया जाए। इतना कहने से फिर मोडर्न जो साइंस का जो अहिले छ हाम्रो डाक्टर साहबहरू नराम्रो नमान्नु होला, त्यसको बेग्लै महत्त्व छ। सबै चिकित्सा पद्धतिको बीचमा राम्रो संयोजन गर्न सकियो भने मलाई लाग्दछ मोडर्न मेडिकल साइन्सले उत्पन्न गरेको जुन एलोपैथिक अनि सँगसँगै अरू प्राकृतिक, यो दुईटैको संयोजनबाट अगाडि बढ्न सक्ने हो भने मानिसहरूको स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ, छिटो सुन्दर बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने दिमाग पनि स्वस्थ हुन्छ, दिमाग स्वस्थ भयो भने सकारात्मक चिन्तनहरू आउँछन्, सकारात्मक चिन्तन आयो भने सबैको कल्याणको चाहना हुन्छ, प्रेम र सद्भावको वृद्धि हुन्छ। यी सबै भावनाहरूलाई अगाडि बढाउने काममा हामी सबै जुटौँ। यति भन्दै म फेरि पनि यहाँ सबैबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार।